Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ समय में शुरू करूंगा फेसबुक लाइव। 1-2 मिनट में आप लोग बने रहिए, थोड़े और गेस्ट ज्वाइन कर लें, फिर मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। मैं मेजर गौरव आर्या आज आपसे बात करूंगा कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता हैं, और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा सुन के। पुष्पेंद्र भाई ने बोला कि आप लोग सुनना पसंद करेंगे, तो ख़ासतौर से मैं कश्मीर घाटी में जो हो रहा है आजकल, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो इतिहास से शुरू करते हैं। जो कश्मीर घाटी का इतिहास है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कश्मीर में जो आतंकवाद है ये कहाँ से शुरू हुआ, किसका फ़ायदा था, किसका नुकसान हुआ, और आज का क्या माहौल है, कल क्या होगा। पीओके की बात लोग काफ़ी करते हैं। तो सबको पता है, आपको भी पता होगा किस तरीके से महाराजा जो कश्मीर का था, वो ये चाहता था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे, कश्मीर आज़ाद रहे। फिर पाकिस्तानी कबायली आए, पाकिस्तानी कबायलियों ने अटैक कर दिया, बारामूला तक आ गए। तब महाराजा को लगा कि नहीं, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए। तो इंडियन आर्मी की 2 यूनिट्स शुरू में आई, बटालियंस इन्फेंट्री की। पहले 1 सिख, बहुत पुरानी पलटन है, 1 सिख वो आई, और 4 कुमाऊँ वहाँ पे लैंड करी बडगाम एयरपोर्ट में। बडगाम एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जिसको आप लोग श्रीनगर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। वो एक्चुअली श्रीनगर में नहीं है, लोग समझते हैं श्रीनगर में है, लेकिन वो है नहीं, वो बडगाम में है, बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे वो लैंड करे, और वहाँ पे जो लड़ाई हुई पाकिस्तानी कबायलियों के साथ, जिसमें मिली थी पाकिस्तानी फ़ौज। जैसे कि आदत है पाकिस्तानी फ़ौज की, तो घुसपैठी बन के आए थे वो लोग। और वहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा ने वहीं पे जो एयरपोर्ट है वहीं पे जीता उन्होंने, उसको डिफेंड करते हुए, और लोगों को धक्का देना शुरू करा, पाकिस्तानियों को धक्का देना शुरू करा। और धीरे धीरे और यूनिट्स भी आई, कुछ रोड से आई, कुछ हवाई जहाज से आई, पर पहले तो आई थी 1 सिख और 4 कुमाऊँ। इन लोगों ने धक्का देना शुरू करा पीछे, और धक्का देते 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 ये बिल्कुल आगे तक ले गए यूनिट्स को। ये लड़ाई बहुत लंबी चली, और भारत की सबसे लंबी लड़ाई जो चली है वो 47-48 की जो लड़ाई है कश्मीर के ऊपर, सबसे लंबी, वो 1-1.5 साल तकरीबन चली थी लड़ाई। और उसमें हुआ ये कि आगे तक धक्का देने लगे लोगों को, और धक्का देते देते एक लेवल पे पहुँचे ये लोग। एक लेवल पे पहुँचे कि एक जगह तक जहाँ पे नेहरू जी फिर गए यूनाइटेड नेशंस,
यूनाइटेड नेशन जाने के बाद नेहरू जी ने मना कर दिया और बोला कि सब लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्यों गए नेहरू जी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, होंगी कुछ मजबूरियाँ जिनके बारे में आपको और हमें नहीं पता। खैर वहाँ पे इंडियन आर्मी को बोल दिया कि आप रुक जाइए यहाँ पे, आप इसके आगे नहीं जा सकते। अगर इंडियन आर्मी को नहीं रोकते तो सारा का सारा ये जितना भी पीओके का एरिया है या फिर मीरपुर कह लीजिए, मुजफ्फराबाद कह लीजिए, फिर आप ये गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा एरिया है, ये सारा का सारा हमारा होता। बहरहाल इंडियन आर्मी को हुक्म दिया सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने यहीं पर रोक दीजिए, तो इंडियन आर्मी वहाँ पे रुक गई। रुकने के बाद उस एरिया को सीज फायर लाइन बोल दिया गया कि साहब ये सीज फायर लाइन है, हम इसको सीज फायर लाइन बोलेंगे। वहाँ पे ट्रूप्स पाकिस्तानी उधर, हिंदुस्तानी इधर बैठ गए, वहाँ पे पोजीशंस अपनी ले ली। और वहाँ पे 1971 में आपको पता है पाकिस्तान जंग हार गया और ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद जब 1972 में शिमला का अग्रीमेंट हुआ, शिमला मुआहदा हुआ, तो वहाँ पे सीज फायर लाइन का नाम बदल के लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया, जिसको हम आजकल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब हम वापस जाते हैं 1979 में, और जो इस जहरीले पौधे की जड़ है वो है दोस्तों 1979 की, वो 89 की नहीं है, 89 में तो शुरू हुआ था, लेकिन इस जहरीले पौधे की जड़ जो बीज लगाया था 1979 में, जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो रशिया पहुंच गया अफगानिस्तान और वहाँ पे फिर लड़ाई वगैरह हुई, झगड़ा हुआ, और पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ा किरदार निभाया। किस तरीके से? दलाली करके, क्योंकि लड़ने का दमखम है नहीं पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान ने दलाली करके ये करा। अमेरिकन्स को बोला, क्योंकि अमेरिकन्स और रशियंस के बीच में कशीदगी थी, दुश्मनी थी, तो बोला कि ये बहुत अच्छा मौका है रशियंस को सबक सिखाने का, बहुत अच्छा मौका है किसी तरीके से जो रशियंस हैं वो परेशान हों, तो आप एक काम करें कि आप हमें हथियार दें, यानी कि पाकिस्तानियों को हथियार दें, पैसा दें, हम इसको अफगानों के हाथ में देंगे। हम ये चीज़ अफगानों के हाथ में, ज़्यादा ठीक दिख रहा है ये, दिस इज बेटर। अब कोई कह रहा था कैमरा सीधा करना है, तो एक मिनट ये देख लेता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई बता सकता है ये बेहतर है कि नहीं, कैमरा सीधा ये? जी ठीक है। तो हुआ ये कि फिर जब रशियन अंदर गए तो पाकिस्तान ने पैसे लिए अमेरिका से, और अमेरिका से पैसे लेने के बाद हथियार और असला बारूद ये सब अफगानों को दिया, और अफगानों को देने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई। 1989 में अफगान वापस चले गए, ये रशियंस जो थे वो वापस चले गए। रशियंस जब वापस गए तो फिर पाकिस्तान ने अफगानों को दिया और उनको कश्मीर में डालना शुरू करा। 1989 में ये पूरा जो टेररिज्म है कश्मीर में शुरू करा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF ने फिर वहाँ पे एक्शन करना शुरू करा। JKLF का ये कहना था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और कश्मीर तो पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा है, तो हमें फिर हिंदुस्तान से भी आज़ादी चाहिए और पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहिए। तो ये ISI को अच्छा नहीं लगा। ISI को अच्छा नहीं लगा तो ISI ने फिर JKLF के लीडर्स को मारना शुरू कर दिया। तो जो JKLF के लीडर्स को मारा वो कंट्रोल में नहीं थे। फिर उन्होंने क्या करा कि और तंजीमें और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे शुरू करी कश्मीर में। तो ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से थी जैसे कि कोई कह रहा है साहब पंखे की आवाज़ आ रही है, आप एक मिनट रुकिए, मैं पंखा ही बंद कर देता हूँ। अब पंखा भी मैंने बंद कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि
जब रूसी चले गए 1989 में, तो जब वो वापस आए कश्मीर में, अफगानियों को पाकिस्तान ने पकड़ के डाल दिया कश्मीर में। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF, जो चाहती थी कि भारत से भी और फिर आगे चल के उन्होंने बोला पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहिए। तो पाकिस्तान को एक गंवारा नहीं था, पाकिस्तान ने मरवाना शुरू करा JKLF के लीडर्स को, उनकी हत्याएं करवाना शुरू करा। और हत्या करवाते करवाते ये काम हुआ कि वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई, आजकल इंडिया में नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि साहब ये मुंह पे तो हम ये बोलेंगे, मुंह पे हम ये बोलेंगे कि हमें कश्मीर की आजादी चाहिए, दुनिया को ये बोलेंगे कि हम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असली में होगा वहां पे निजाम मुस्तफा, इस्लामिक कैलिफेट। तो नाम जो रखे गए टेररिस्ट तंजीमों के, वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, आप देखेंगे जो नाम रखे गए वहां पे, वो रखे गए हिजबुल मुजाहिदीन, तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल्लाह टाइगर्स, और एक औरतों की भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो कि टेररिस्ट ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम रखा गया दुख्तरान मिल्लत, जो कि आसिया अंद्राबी की ऑर्गेनाइजेशन थी। अब देखिए, उन्होंने पूरा ये सो कॉल्ड पूरा जो माहौल था वहां पे कि हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे और ये सब एक झूठ, एक पर्दा, आम लोगों को और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का। असली में जो लड़ाई थी वो थी 1971 की हार का और बांग्लादेश बनने का बदला लेने की। तो ये बदला लेने की कार्रवाई शुरू हुई। आर्मी ने रिएक्ट करा इस पे, और आर्मी ने फिर प्रपोजल दिया प्रधानमंत्री जी को कि सर ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे हम लोग तो हैं, क्योंकि आर्मी थी नहीं उस वक्त कश्मीर में, आप ये समझिए आर्मी आगे थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और ये पुलिस संभाल रही थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया, हज़ारों की तादाद में आतंकवादी जो आ गए अंदर हमारे, तो फिर पुलिस से संभला नहीं। तो आर्मी ने बोला कि साहब ये नई किस्म की जंग है, ये वो जंग नहीं है जैसे हम लड़ते थे 1971 या 65 में। तो फिर आर्मी ने एक डॉक्यूमेंट दी सरकार को, और सरकार को बोला कि आप डॉक्यूमेंट को साइन करिए, आप डॉक्यूमेंट को साइन करिए, जब आप डॉक्यूमेंट का अप्रूवल देंगे तो हम एक नई फोर्स बनाएंगे जो कि कश्मीर के आतंकवाद से लड़ेगी, कश्मीर पर टेररिज्म से लड़ेगी। तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि साहब हमारी एक्सपीरियंस है ऑपरेशन पवन, यानी कि श्रीलंका, आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी गई थी श्रीलंका में, और इंडियन आर्मी ने लड़ाई करी थी श्रीलंका में। इंडियन आर्मी ने एंटिटी लिट्टे जिनको कहते थे उनसे लड़ाई करी थी। नॉर्थ ईस्ट में भी इंडियन आर्मी लड़ती आई थी। तो वो अपना एक्सपीरियंस लेकर इंडियन आर्मी आई और बोला कि एक नई फोर्स हम बनाएंगे जो कि कश्मीर में ऑपरेशंस करेगी, काउंटर टेरर ऑपरेशंस करेगी, और इसको फिर आतंकवादियों से किस्म की लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि ये लड़ाई वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है जो हम टैंकों से और तोपों से लड़ते हैं, ये अलग किस्म का है कि यानी कि आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है और आपको फिर वो घरों के अंदर जाना है वेपन लेके, आपको ये इस तरीके से एक खास हम लोग फिगुआ बोलते हैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, ये आपके घर के अंदर लड़ाई होगी, दुश्मन के एरिया के अंदर नहीं होगी। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, जो कि अलग हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल लड़ाई होती है जो हम लड़ते आए थे। तो सरकार ने वो डॉक्यूमेंट साइन करी और हम लोगों ने एक फोर्स बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय राइफल्स। आपने सुना होगा, वो पटका पहनते हैं और लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती हैं, उनकी लंबे बाल होते हैं, AK-47 लेकर चलते हैं। तो ये लोग इन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स हमने शुरू करी। अब कश्मीर में आपको पता है कि हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ये आतंकवाद का जो सिलसिला था चलता रहा। असली में जो बदलाव आया है, जो जिससे रीथिंक करी अपनी पूरी कश्मीर स्ट्रेटजी, वो थी जुलाई 2016। जुलाई 2016 में बुरहान को मार दिया था, और बुरहान वानी को मारने के बाद वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल हुई। हिजबुल मुजाहिदीन का वो कमांडर था, और हाल फिलहाल में ही जो रियाज नाइकू को मारा है वो भी बुरहान के बाद सबसे बड़ा कमांडर वही था। अब कश्मीर में जो आजकल चल रहा है, पहले टेररिज्म चल रहा था, अब टेररिज्म के अलावा कुछ और होना वहाँ पे शुरू हो गया है करीब 10-15 साल से। था तो शुरू से, ये नहीं कि 10-15 साल से वो उसने शुरुआत हुई, जोर पकड़ा 10-15 साल, लेकिन ये शुरू से ही आइडिया वही था। लेकिन 10-15 साल से वो जड़ें इसने पकड़ ली और फिर आगे बढ़ी उस चीज़ पे कि वो था एक जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम, एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन।
मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। मैं अनंतनाग में था, तो मैं जब भी कश्मीर जाता हूँ ट्रॉफियाँ ले जाता हूँ, बच्चों को ट्रॉफी दी तो बच्चे देख के दूर से बोलते हैं कि जय हिंद अंकल, तो उनको ट्रॉफी दे दो तो बच्चे जय हिंद बोलते हैं। छोटी सी बच्ची थी वो, 5 साल, 5 नहीं तो 6, 7, 8 साल की होगी, बहुत छोटी थी वो। तो उससे मैंने बोला कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, आप पढ़ रहे हो, आप क्या करना चाहते हो? तो उसने बोला कि अंकल मैं पढ़ती हूँ, अभी बहुत छोटी, मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, आप क्या सीखते हो? तो उसने मुझे ये बोला कि हम ये सीखते हैं कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और उन बेटों को मैं जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। वो 5 साल की बच्ची मुझसे कह रही है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और उन बेटों को मैं जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। तो ये आज की तारीख में कश्मीर में लोगों को ये सिखाया जा रहा है। अब एक और चीज़ ना बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि ये हुआ क्यों। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, अगर आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी है, एक तरफ इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल में पूरा ऐसा बना रखा है कि वहाँ से इस तरफ आना बहुत मुश्किल है। लोग आते हैं, लेकिन जहाँ पे पहले हज़ारों लोग आते थे, अब मुश्किल से 2-4 ही आ पाते हैं। पर अगर आपको टेररिज्म सस्टेन करनी है, अगर आपको किसी तरीके से टेररिज्म को वहाँ पे बढ़ावा देना है कश्मीर में, तो आपको तो लोग वहाँ पे चाहिए किसी तरीके से। अब कश्मीरी वहाँ पे इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे शुरू में, पत्थर वत्थर फेंकते थे, ये सब करते थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स करते थे और छोटे मोटे आतंकवादी की घटनाएं करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये पाकिस्तानी करते थे जो आते थे। जब पाकिस्तानियों का लाइन ऑफ कंट्रोल से आना बंद कर दिया इंडियन आर्मी ने, तो उन्होंने इस्लाम के नाम पे पूरी एक कौम को, पूरी एक सोसाइटी को रेडिकलाइज कर दिया। जैसे कि उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो ये जो आदिल अहमद डर था, आपने नाम सुना होगा, जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर था, आदिल अहमद डर कश्मीरी था, वो पाकिस्तानी नहीं था। तो उनको ये बोल दिया कि अगर आप जाएंगे, अगर आप मरेंगे तो फिर आप ऊपर जाएंगे, आपको हूरें मिलेंगी, और ये सब उल्टी सीधी बातें उनको दिमाग में आ गई और आपके खिलाफ गलत करा जा रहा है, आप पे तशद्दुद करी जा रही है, आपको टॉर्चर करा जा रहा है। तो दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें उनके दिमाग में डाली, उनको रेडिकलाइज करा। सिर्फ अनंतनाग जिला, एक जिला है साउथ कश्मीर में जिसका नाम अनंतनाग है, सिर्फ अनंतनाग में 500 मदरसे हैं और 500 में से तकरीबन 135 के आसपास जमात इस्लामी के हैं, जो कि रेडिकल इस्लाम सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि काफिरों को मारो और काफिरों को मार देना चाहिए, और किसी भी प्रकार से काफिर जो हैं वो मतलब ऊपर ना आए और हिंदुस्तान के ऊपर हरा झंडा ले। ये सब उनको उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो आते हैं। अब हुआ ये है कि इसका इलाज क्या है। ये कोई एक पूछ रहा है कि एलओसी और एलएसी का सेतु त्यागी हैं, पूछ रहे हैं एलओसी और एलएसी में क्या फ़र्क है। मैं इसको बता दूं, उसके बाद में इलाज बताता हूं कि इन जिहादियों का और पाकिस्तान का क्या इलाज है। सब देखिए, इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। एक आपका है इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है सर। इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जो यूनाइटेड नेशंस मानता है, जो दोनों मुल्क मानते हैं। ये आपको मिलेगा पंजाब में, ये आपको मिलेगा राजस्थान में, गुजरात में, और ये ऊपर तक अगर आप चले जाएंगे तो आपको ये जम्मू के नीचे वाले एरियाज तक, ये सांबा वाबा इस एरिया तक आपको इंटरनेशनल बॉर्डर, आरएसपुरा, ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ये इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। उसके बाद आता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और इंटरनेशनल बॉर्डर बाय द वे वो बंगाल वाला उस साइड, ईस्ट साइड में वो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है। बंगाल के साथ, बंगाल का जो बांग्लादेश के साथ है वगैरह वगैरह, वो सब इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके बाद आता है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल आपका है जेएनके में। तो जेएनके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ज़्यादातर ये 750, 760, 770 किलोमीटर का मोटा मोटी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे हमने हमारी फौजें आके रुक गई थी, 1947-48 में सीज फायर डिक्लेयर हो गया था, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम लोग चाइना के साथ बोलते हैं, जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहाँ पे 1967, 1968 के बाद गोली नहीं चली और वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वहाँ पे।
बस कभी कभी थोड़ा सा मुक्का उक्का लात चल जाती है, गोली वोली नहीं चलती वहाँ पे। तो उस मामले में ये शांत है। और उसके बाद है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है ऑपरेशन मेघदूत, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पे जो इंडिया और पाकिस्तान का एरिया है उसको कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो दोस्तों 4 किस्म के बॉर्डर इंडिया में हैं: इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और AGPL, ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अब इनका जिहादियों का इलाज क्या है? देखिए साहब, मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एक प्रोपोनेंट हूँ और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एक सपोर्टर हूँ कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। परेशानी जो है, जो प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान से है। पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम पाकिस्तान से है, पर हम इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है, जो इस समस्या का समाधान है, ये हम ढूंढ रहे हैं कश्मीर घाटी में। सिर्फ कश्मीर घाटी में ऑपरेशंस करके कुछ नहीं होगा। आप अगले 100 साल तक कश्मीर घाटी में ऑपरेशंस करते रहें, वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। आप करते रहें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के पास 1 लाख से ज्यादा मदरसे हैं, लाख से भी ज्यादा, कितने लाख है मुझे नहीं पता, 1 लाख उनके रजिस्टर्ड हैं जो कि सरकारी हैं मदरसे। अगर वो एक मदरसे से एक लड़का भी भेजेंगे 1 साल में, एक लड़का 1 साल में, तो अगले 100 साल तक ये आतंकवादी कश्मीर में भेज सकते हैं। आपके फौजी ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। ये कोई कह रहे हैं साहब फोन नीचे करो, मैं इसको ये देखना पड़ेगा कि ये आई थिंक हो सकता है थोड़ा सा बेटर हो। अगर बेटर हो तो हाँ। तो देखिए साहब, कहने की बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतना जिहादी मैन पावर है कि पाकिस्तान भेजता रहेगा आतंकवादी, और आप लड़ते रहेंगे, आपके फौजी वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है, अगर आप इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, ये जो आतंकवाद है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो इसकी जननी कौन है आपको ये देखना है। इसकी जननी है पाकिस्तानी आर्मी, यही सच है। इसकी जननी है पाकिस्तानी आर्मी। जब तक पाकिस्तानी आर्मी की लाशें नहीं जाएंगी उनके घर, जबकि कई 100 के हिसाब यानी सैकड़ों के हिसाब पाकिस्तानी फौजियों की लाशें नहीं जाएंगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप उनके जिहादी मारते रहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जिहादी मरते हैं और यहीं पे हम लोग उनको कश्मीर में गाड़ देते हैं। पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं कि कितने जिहादी मर रहे हैं, उनके मीडिया में आता ही नहीं, सिर्फ बहुत कम आता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर को सॉल्व करना है तो पाकिस्तान को अंदर जाके ठोकना पड़ेगा। इसका और कुछ चारा नहीं है। हम लोग इसको अवॉइड करें, हम इसके बारे में बात ना करें, हम इसके बारे में बिल्कुल हम कहेंगे नहीं साहब ये नहीं, अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि साहब अगर आप पाकिस्तान को अटैक करेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम तो आपके पास भी हैं, आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। और पाकिस्तान ने क्या कर लिया, आप एक बात बताइए ना। पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल पे अटैक करा था, आपके 527 फौजी उसने शहीद कर दिए। तो क्या पाकिस्तान ने सोचा कि आपके पास न्यूक्लियर बम है और आप उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे? पाकिस्तान ने नहीं सोचा। तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? घुस के जाइए, ठोकिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को तब तक ठोकिए, पाकिस्तानी आर्मी को तब तक ठोकिए जब तक, जैसा मैंने पहले बोला है, इमरान खान के सर पे पट्टी होनी चाहिए और बाजवा व्हीलचेयर के अंदर होना चाहिए। जब आप इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे तब जाके शांति होगी। देखिए दोस्तों, एक बात मैं साफ बता दूं, खून बहेगा, खून बहने को कोई नहीं रोक सकता, खून बहेगा। ये खून भारतीयों का बहे या पाकिस्तानियों का, ये आपके ऊपर है, यानी कि हमारे ऊपर है, सरकार के ऊपर है। अभी सरकार ने हाल फिलहाल में बोला है कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान का तापमान बताएंगे, हम मीरपुर और मुजफ्फराबाद का तापमान बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इसके 10 दिन पहले सरकार ने यह बोला था कि हम
पाकिस्तान को सरकार ने चेतावनी दी थी कि हमारा एरिया आप इसको खाली कर दीजिए, आप यहाँ से जाइए, ये जो पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है भारत का अभिन्न अंग है, आप इसको खाली करिए। अब इन्होंने यह करना शुरू करा है धीरे धीरे धीरे। ये एरिया देखिए, एक ना एक दिन तो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान हमारा होगा, ये हमारा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी से ये चीज़ होगी नहीं, ये काम धीरे धीरे होगा और ये हो रहा है। इस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और आप देख भी रहे हैं मीडिया में किस तरीके से काम इसके ऊपर चल रहा है, तो ये काम हो रहा है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सिर्फ एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो कुछ काम की है, बाकी पूरा पाकिस्तान निकट्टू है, इनके बस का कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं करता पाकिस्तान में। थोड़ा बहुत जो काम करती है पाकिस्तानी फौज, अगर आप पाकिस्तानी फौज को हिट करेंगे, आप एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, और बड़ी मार्के की बात आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तानी फौज वो जिसको कहते हैं कि गोंद है, वो ग्लू है, वो गोंद है जो पाकिस्तान को जोड़ के रखी है, दम से जोड़ के रखी है, अपने जोर से जोड़ के रखी है। अगर आप पाकिस्तानी फौज को ठोक देंगे तो बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, पीओके भी अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग थलग हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को मार काटते हैं। इनको कोई अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है पाकिस्तानियों को। मैंने ये बात कई बार बोल चुका हूँ, पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से हो सकता है उनको इस्लाम से मोहब्बत हो, लेकिन उनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान का हर एक बड़ा जनरल, पाकिस्तान का हर एक बड़ा नेता, पाकिस्तान का बड़े से बड़े जो इनके मीडिया वाले हैं या कोई भी हैं, इनके पास दो दो पासपोर्ट हैं, एक विदेश का एक पाकिस्तानी, और पासपोर्ट के साथ इंग्लैंड का, कहीं अमेरिका का, कहीं कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, और या फिर किसी ने दुबई में जाके ही सेटल हो गया। इनको अपने मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। इनके आर्मी चीफ तक, जो सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में, और आर्मी चीफ पाकिस्तान में बिगर देन द प्रेसिडेंट, बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ से बड़ा कुछ नहीं है, वो तक बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, पाकिस्तान में सेटल करना पसंद नहीं करते। एक और चीज़, ये जो पूरा मसला है हम लोग सोच रहे हैं, इसमें सबसे बड़े दुश्मन हमारे कौन हैं मैं बताता चलूँ। लोग ना थोड़ा सा ये बात समझते नहीं हैं। मैंने ये बात बोली थी तो लोग काफ़ी गुस्सा हो गए और काफ़ी मुझे फ़ोन कॉल भी आए कि आप मेजर साहब ऐसी बात ना करें, ये बात गलत है आपकी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई जो सच बात है वो हमें करनी चाहिए, सच बात है वो सच बात है। देखिए, हमारे यहाँ जब भी इतिहास गवाह है, ये भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ, हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी यहाँ पे किला कोई फतेह हुआ, कोई भी किला फतेह हुआ तो दरवाजे अंदर से खोले गए। हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ मीर जाफरों की कमी नहीं है। और ये हिंदुस्तान का जो ये एक चीज़ है जो आपको इसको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ये आप जब तक आप इससे नहीं लड़ेंगे, आप पाकिस्तान छोड़ दे, पाकिस्तान को इंडियन आर्मी संभाल लेगी, आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए। ये जिस दिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने, जिस दिन मोदी जी ने सोच लिया कि पाकिस्तान से निपटना है, निपटा देंगे पाकिस्तान को। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कष्ट है लेकिन वो काम हो जाएगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है हमारे अंदर के जयचंद, अंदर के जयचंदों को, अंदर के मीर जाफरों को हमें सेट करना पड़ेगा किसी तरीके से, उनसे निपटना पड़ेगा। ये आपके जेएनयू में, आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपने देखा शर्जील इमाम, वो जो लड़का था जेएनयू का, शर्जील इमाम, जो एक्चुअली ये प्लान बना रहा था कि किस तरीके से लोगों को सेटल वहाँ पे करके, लोगों को सड़क पे लाके चिकन्स नेक है वो बिल्कुल काट दे, भारत से अलग कर दे नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि फिर चाइना को आने में आसानी हो जाए। तो ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, ये एनजीओज के थ्रू काम करते हैं, बड़े बड़े ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम करते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू काम करते हैं, इनकी फंडिंग होती है। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है और इसमें कई किस्म की लड़ाइयाँ हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं हम इसको, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहते हैं, हम इसको ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं। ये सब नाम हैं, ये नाम ऐसी चीज़ों के हैं जिससे कि आपको लड़ाई नहीं हो रही आपकी, लेकिन फिर भी आपका देश अंदर से कमज़ोर हो रहा है। ये कोई जैसे पेड़ है, कोई पेड़, तो एक तो पाकिस्तान और चाइना उस लकड़हारे की तरह हो गए जो कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काट रहे हैं या काटने की कोशिश कर रहे हैं। काटने की औकात तो नहीं है उनकी, लेकिन काटने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ इंडिया है और उसको काटने वाले हैं
चाइना और पाकिस्तान, इनके हाथ में कुल्हाड़ी है, लेकिन जो हमारी जड़ों में दीमक है वो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहा है और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। तो कभी वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अगर आप देखें वो लोग बोलते क्या हैं तो आपको ये पता लग जाएगा किस तरीके से धीरे 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 ये लोग किस तरीके से जड़ें खोद रहे हैं हमारे देश की। और ये जड़ें वो खोदते रहेंगे जब तक आप इनको नहीं रोकेंगे। तो उनको रोकना ज़रूरी है, ये बिना पॉलिसी के नहीं रोक सकते। अगर आप सोचें आप और मैं फेसबुक पे या ट्विटर पे इनके खिलाफ हम कुछ कार्रवाई करें तो वो एक लिमिटेड पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर रोकना है तो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा और कानून बनाने के बाद फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा इन जयचंदों के खिलाफ। तब तक और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक पीओके को लेने वाली बात है, जैसा मैंने बताया, टाइम लगेगा, ये काम हो जाएगा, बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा। और उसमें कई सारे एंगल हैं, उसमें ईरान का एंगल है, उसमें इंडिया का एंगल है, उसमें वर्ल्ड पावर्स का एंगल है, सबका एंगल है, लेकिन ये हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात समझनी है कि जो असली खतरा हमारे सामने है, वो जयचंदों से है, वो मीर जाफरों से है। और ये ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, जो बच्चों के दिमाग में जहर डालते हैं। ये जहर डालते हैं बच्चों के दिमाग में कि बच्चों, भारत गलत देश है और चीन को देखो, चीन कितनी तरक्की कर रहा है। ये धीरे धीरे फुसफुसाते हैं बच्चों के कान पे और उनको गलत आइडियोलॉजी सिखाते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं। इसलिए आप देखिएगा, मैं वक्त ख़त्म हो रहा है, बस एक दो चीज़ें और आपको बताता चलूँ, फिर मैं आपसे अलविदा कहूँगा। आपने देखा किस तरीके से पूरा शाहीन बाग का मामला हुआ पूरे देश भर में। दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए लोगों ने, और जिस दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिस दिन हवाई जहाज उनका उड़ गया इंडिया से, वापस वो अमेरिका चले गए, उस दिन आपने ये देख लिया कि जिस दिन उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली, उसके अगले दिन शाहीन बाग की भीड़ कम होना अपने आप शुरू हो गया। जो लोग कहते हैं ना कि कोरोना वायरस की वजह से शाहीन बाग की भीड़ कम हुई, नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का जाना और कोरोना वायरस का आना, उसमें महीना डेढ़ महीने का फर्क था। और इन्होंने दंगा करवाया तभी जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे था, तभी इन्होंने दंगा करवाया। जानबूझ के इन लोगों ने, इन अंदरूनी ताकतों ने दंगा करवाया। बाहर से इनकी फंडिंग आई, इनके पास पैसे आए। एनआईए ऑन रिकॉर्ड है कि ये इन लोगों ने पैसे बाहर से लिए, पैसे आए, इन लोगों ने दंगा करा, ये फिर करेंगे और ये करते चले जाएंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई भारत से है। और जब तक हम भारतवासी इनके और भारत के बीच खड़े रहे, तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आखिरी चीज़, ये जो पूरा आतंकवाद, कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, मेरा आखिरी यहाँ पर बयान है कि जो हम बात करते हैं ना, कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है, कोई कहते हैं यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, ये सब झूठी बातें हैं। वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा, वहाँ पे इस्लामिक कैलिफेट बनाने की साजिश, वो इसीलिए चाहते हैं। कश्मीर कहते हैं कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों से जो उनका रिश्ता है, उनका नाता है, वो सिर्फ ये है कि वो भी मुसलमान और ये भी मुसलमान। ये सारा खेल रेडिकल इस्लाम का है। ये सारा का सारा खेल वहाँ पे जो चल रहा है, ये टेररिज्म का है, आतंकवाद का है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है। इंडिया को इंटरनली ब्लीड करना, डेथ बाय 1000 कट्स, यानी कि एक बार आप किसी की गर्दन ना उतारें, धीरे धीरे शरीर के अंग उसके काटते हुए चलते रहें, शरीर के अंग की वो अपने आप आदमी मर जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। वहाँ पे जो चल रहा है वो इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है कश्मीर में। और ये बाकी सब चीज़ें, ये आज़ादी और ये सब, ये 370, ये बाद की बातें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। असली चीज़ जो है यही है। बस मैं अब आपसे अलविदा कहूँगा दोस्तों, मैं चलूँगा और फिर कभी जैसे ही पुष्पेंद्र भाई आदेश करेंगे, मैं फिर आपके सामने आऊँगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद दोस्तों।